नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुरानी अपनी सास को वृद्धाश्रम के नाम पर सड़क पर ही छोड़ आई। आज उसी सास को अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में नई चमचमाती कार से उतरते देखा तो आंखें खुली रह गईं। आखिर कैसे वह उस सड़क से उस कार तक पहुंची, आइए जानते हैं। हर्ष, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आराम से सब काम करते रहें। हमें अभी अपने सारे गेस्ट को इनवाइट भी करना है। अगर गलती से भी कोई रह गया तो फिर वही लोग बाद में तुम्हें ताने सुनाएंगे और फिर यह सब मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्टी में अगर तुम्हारे कोई भी इम्पोर्टेंट गेस्ट रह गए तो फिर उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे बिजनेस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह पार्टी जितनी पर्सनल है उतनी ही प्रोफेशनल भी है। तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं तुमसे पिछले 3 दिन से कह रही हूँ कि आराम से बैठकर लिस्ट बना लेते हैं, जो भी गेस्ट हमें इनवाइट करने हैं। बाद में एट द मोमेंट तुम सब काम करने लगोगे और फिर बाद में करोगे कि यह गड़बड़ हो गई, वह गड़बड़ हो गया, यह रह गया, वह रह गया। फिर बाद में मुँह मत करना, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ। इस पर हर्ष बोला, अच्छा ठीक है बाबा, आज शाम को ऑफिस से जैसे ही मैं वापस लौटूंगा तो आने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम लोग बैठ के सभी गेस्ट की लिस्ट बनाएंगे जो भी हमें पार्टी में बुलाने हैं। और सुनो, कोशिश करना कि इस पार्टी में कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर ना चला आए, क्योंकि यह पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली है। तो उसी हिसाब से लोगों को भी इनवाइट करना है। कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी सभी फ्रेंड्स को बुला लो। हर्ष की बात सुनकर गुस्से में उसकी पत्नी नम्रता बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब मेरी फ्रेंड्स गंवार हैं क्या? उन्हें पहनना ओढ़ना नहीं आता? या वह 5 स्टार होटल की पार्टी में नहीं जा सकती? आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी फ्रेंड्स को तुम ऐसा ही समझ रहे हो क्या? इस पर हर्ष उसे शांत करता हुआ बोला, अरे नहीं बाबा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब घर में मुन्ना की बर्थडे पार्टी अरेंज की थी तो उस टाइम पर पता नहीं तुमने किस किस को इनवाइट कर लिया था। तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स तो एकदम थर्ड क्लास लग रही थी मुझे, इसीलिए कह रहा हूँ बस। तो इस बात पर टेढ़ा सा मुंह करती हुई नम्रता बोली, ओह अच्छा, अब समझी मैं। डोंट वरी, मैं उन लोगों को नहीं बुलाऊंगी। अरे वह तो बस मेरे स्कूल की फ्रेंड थी और बचपन से हमेशा मेरे साथ रही थी, और सडनली हम लोग उस दिन मार्केट में किसी काम से गए तो मुझे मिल भी गई और उसके सामने पार्टी की बात छिड़ गई, वरना मैं तो उसे कभी भी इनवाइट नहीं करती। मैं खुद समझती हूँ कि वह हमारे लेवल की नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। शाम को आओगे ना तो बैठकर आराम से डिस्कस करेंगे कि किसे बुलाना है और किसे नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर हर्ष अपने ऑफिस के लिए निकल गया और नम्रता अपने फ़ोन में बिज़ी हो गई, क्योंकि नम्रता को और कोई काम तो था नहीं, बस अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहाँ घूमना, शॉपिंग करना, पार्टी करना उसे बहुत पसंद था और अक्सर ही वह अपना समय इन सब चीज़ों में बिताया करती थी। इन सब के कारण तो उसने अपनी लाचार सास को भी घर से निकालकर खड़ा कर दिया और आज खुद इस घर में ऐश कर रही थी। नम्रता ने अपनी बहुत ख़ास और बहुत रईस सहेलियों की लिस्ट बनाई और साथ ही उसने पार्टी के लिए और अरेंजमेंट करने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि वे लोग किस थीम पर पार्टी करेंगे, किस जगह पर पार्टी करेंगे, पार्टी की डेकोरेशन किस तरह की होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, उसमें बलून्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब नम्रता के लिए यही काम सबसे ज़रूरी था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि इस पार्टी में
हर्ष के सभी बिजनेस पार्टनर सहित उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट और नए क्लाइंट भी आने वाले थे। दरअसल हर्ष की कुछ दिनों पहले ही उनसे एक ट्रिप पर मुलाकात हुई थी, जहां बातचीत के दौरान उन लोगों को एक दूसरे के बिजनेस के बारे में पता चला। तो हर्ष ने उन लोगों को अपने यहाँ आने के लिए इनवाइट किया और साथ ही अपने साथ बिजनेस में शामिल करने की बात भी कही थी। वे लोग हर्ष के मुकाबले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो हर्ष उनके साथ जुड़कर और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था। इसीलिए हर्ष ने अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर की जाने वाली उस पार्टी को थोड़ा ग्रैंड बनाने के बारे में सोचा, और इस बार की पार्टी उनके लिए इसीलिए और भी ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि इस बार वे दोनों पूरी तरह से आज़ाद थे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वह जितना चाहें जैसे चाहें पैसे उड़ा सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ष अकेला रहता है, उसके माता पिता कोई नहीं है क्या? तो हम बता दें कि हर्ष, जिसके ना तो कोई भाई था ना बहन, हर्ष अपने माता पिता करुणा देवी और आशीष जी का इकलौता बेटा था। आशीष जी शुरू से ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बिजनेस में भी कभी कोई गलत काम नहीं किया और वे ईमानदारी से अपने परिवार को देखते हुए अपना बिजनेस करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी और एक बहुत अच्छी सोसाइटी में उनका फ्लैट भी था और भी कई जगह उनकी प्रॉपर्टीज़ थीं। अब क्योंकि हर्ष उनका इकलौता बेटा था, तो वह उस पर जान छिड़कते थे, उसकी हर जिद को पूरा भी करते थे। आखिरकार माँ बाप जो कुछ भी करते हैं सब औलाद के लिए ही तो करते हैं। तो बस वैसे ही हर्ष की हर इच्छा को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। कभी भी ज़बरदस्ती उसे किसी काम को करने के लिए नहीं कहा। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ हर्ष बड़ा होता रहा। हर्ष की जिद के अनुसार ही उन लोगों ने अपने आप को ढाल लिया। वह जब जिस चीज़ के लिए कहता उसके लिए वह हाजिर हो जाती। हर्ष की पढ़ाई भी उन लोगों ने अपने शहर से नहीं बल्कि अपने स्टेट के सबसे अच्छे कॉलेज, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से करवाई। वे चाहते तो अपने बेटे को विदेश भेज सकते थे, लेकिन उसे विदेश ना भेजने का इकलौता कारण यह था कि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। आशीष जी के दोस्त का बेटा एक बार जो विदेश गया तो वह वापस ही नहीं आया, और जब से उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें यह बात बताई, तब से उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि वह अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से कराई और पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्ष ने अपने ही पिता आशीष जी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि अब आशीष जी का बेटा भी उनके साथ ऑफिस जाने लगा, तो वह उसकी तरफ से भी बिल्कुल टेंशन फ्री थे। अब उन्हें उसके करियर की चिंता नहीं थी। अगर चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि अब अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छी लड़की से करवाना चाहते थे। कुछ समय बाद आशीष जी और करुणा जी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की, तो हर्ष ने अपने माता पिता को कहा कि वह किसी लड़की को पसंद करता है। उस लड़की ने कॉलेज में उसके साथ पढ़ाई की थी और तब से वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हर्ष उसी से शादी करना चाहता है। पहले तो उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुमने उस लड़की के बारे में भी अभी जाना ही क्या है, जो तुम यूं ही शादी करने की रट लगा रहे हो। यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना। बचपन से आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी की, लेकिन यह बाजार में बिकने वाला कोई खिलौना नहीं जिसे लेने की तुम जिद करो और हम तुम्हें दे दें। शादी बहुत अहम फैसला है, इसीलिए तुम बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लेना। लेकिन फिर भी हर्ष नहीं माना, तो उन दोनों ने लड़की से मिलने के लिए कहा और फिर हर बार की तरह इस बार भी उनके बेटे की जिद के आगे वे दोनों हार गए
और उन्होंने अपने बेटे को उसकी पसंद से शादी करने की परमिशन दे दी। इससे हर्ष बहुत खुश हुआ और आशीष जी ने अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े धूमधाम से अपने शहर के सबसे बड़े होटल में कराई थी। उस वक्त आशीष जी की फाइनेंशियल कंडीशन शहर में सबसे ऊंचे स्तर पर थी, इसीलिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में अपने बेटे की शादी कराई, जहाँ की रौनक देखने लायक थी। आसपास के देखने वाले लोग आंखें फाड़ फाड़ कर बस यही सब देख रहे थे कि वास्तव में इस शहर में अगर सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ किसी ने जी है तो वह हर्ष ही होगा। और इसी वजह से लगभग हर दूसरा व्यक्ति उस शादी को देखने के लिए वहां पहुंचा, जहां शायद उन्हें अंदर जाना भी अलाउ नहीं था। अब जब हर्ष की शादी हो गई तो शादी के बाद नई बहू घर में आई, जिससे घर का माहौल और खुशनुमा हो गया था। सब लोग बहुत खुश रहते थे और कहीं ना कहीं नम्रता को शादी के समय ही अपने ससुराल वालों की हैसियत का अंदाज़ा लग गया था। और जब से नम्रता ससुराल में आई तब से नम्रता के पांव ज़मीन पर ही नहीं रहे। जबकि नम्रता की सास करुणा जी, उन्होंने इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी किसी और को अपनी रसोई में पाँव नहीं रखने दिया। उनका मानना था कि चाहे किसी भी काम के लिए नौकर घर में रख लिए जाएं, लेकिन घर की रसोई घर की किसी स्त्री के हाथों ही बननी चाहिए। और इसीलिए अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना वह अपने हाथों से ही बनाती थीं और इसी चीज़ की उम्मीद उन्हें अपनी बहू से भी थी। थोड़ा समय बीता तो उन्होंने 2-4 दिन बाद अपनी बहू से रसोई की रस्म करने को कहा। नम्रता को तो रस्म करने में भी जोर पड़ रहे थे। उसका बस चलता तो वह रसोई में काम करने के लिए पैर ही न रखती, लेकिन क्या करती, रस्म थी, निभानी थी, तो बस इसीलिए चली गई और सबके लिए हलवा बना कर ले आई। शायद वह उस घर में, उस रसोई में उसने पहली और आखिरी बार कदम रखा था। दूसरी बार जब उसकी सास ने उसे खाना बनाने के लिए कहा कि बेटा किचन में आकर मेरी मदद करवा दो, तो उसने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता और ना ही मुझे बनाना है मम्मी जी। अपनी पत्नी की इस बात पर हर्ष ने भी नम्रता की ही तरफदारी करते हुए कहा कि मम्मा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे खाना बनाने की। वैसे भी हमारे पास किस चीज़ की कमी है? क्या हम खाना बनाने के लिए किसी को नहीं रख सकते? आप भी ना खामोखा परेशान होती हैं। मैं कल से ही घर पर किसी अच्छे कुक को रखने के लिए हायरिंग शुरू कर देता हूँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा और आप टेंशन मत लीजिए, मैं बेस्ट कुक को ही अपॉइंट करूँगा। इस पर करुणा जी ने अपने बेटे को साफ मना कर दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कुक को बुलाने की। मैं अपनी रसोई में किसी और को पैर तक नहीं रखने दूंगी। पता नहीं वह जाने अंडा मांस मछली जाने क्या क्या बनाता होगा, यहाँ आकर मेरी पूरी रसोई को और अपवित्र कर देगा। यह सब कहती हुई करुणा जी ने अपने बेटे को साफ शब्दों में मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है कुक वुक की, मैं खुद कर लूँगी। अगर बहू को नहीं करना तो इस बात पर घर में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि यह उनकी अपनी इच्छा थी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ करुणा जी के घर में नन्हे मुन्ने पोते पोती खेलने लगे। हर्ष का बेटा और बेटी थी। बढ़ते समय के साथ आशीष जी और उनकी पत्नी दोनों की ही उम्र ढल रही थी, लेकिन खान पान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण वे दोनों ही अभी तक स्वस्थ थे। लेकिन आशीष जी हद से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। कई कई दिन तक घर से बाहर भी रहते थे। एक बार आशीष जी किसी दूसरे शहर से मीटिंग अटेंड करके वापस लौट रहे थे। वह पूरी रात के जगे हुए और अब दिन में जब वे ड्राइव कर रहे थे तब शायद उन्हें नींद आई और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में वे अपनी जान गंवा बैठे। आशीष जी की मृत्यु के बाद परिवार में सब कुछ इधर उधर बिखर गया था।
बिजनेस संभालना अब हर्ष की जिम्मेदारी थी। और इधर आशीष जी की मृत्यु के बाद करुणा जी चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। उन्हें तो खुद को संभालने वाला भी कोई चाहिए था। शुरू शुरू में हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया और सांत्वना भी दी, लेकिन उसके बाद हर्ष अपने काम में व्यस्त हो गया और उसकी पत्नी नम्रता, वह तो जब से इस घर में आई तब से ही अपने ही हाई प्रोफाइल लाइफ को एंजॉय करने में लगी हुई थी और हर समय बस इसी सब में व्यस्त रहती। कोई भी अच्छी से अच्छी ब्रांडेड चीज़ जो मार्केट में नई नई लॉन्च होती, उसे सबसे पहले लेकर अपने दोस्तों में दिखाना और इतराना, यह नम्रता का सबसे बड़ा शौक था। और बस वह पूरे दिन यही काम किया करती थी। अब ऐसे ही वे तो अपने काम में व्यस्त रही, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अकेला कोई पड़ा तो वह थी करुणा जी। लेकिन भगवान ने उनके लिए उनके सहारे के रूप में उनके पोते पोतियों को छोड़ दिया। अपने पोते पोतियों के सहारे वे उस दुख को भूलने लगीं और धीरे धीरे पहले की तरह मुस्कुराने लगीं। लेकिन इस दौरान जब वह बीमार रहीं और लगभग डिप्रेशन में जाने लगी थीं, तब उनके बेटे हर्ष ने घर पर एक कुक को अपॉइंट कर लिया था, जिसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। घर में जिसको जो चाहिए वह बनाकर दे दिया करता था। लेकिन आशीष जी की मौत के बाद जैसे उनके परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। आशीष जी की मौत के कुछ समय बाद ही बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। हर्ष को शायद अभी इतने अच्छे तरीके से जानकारी नहीं थी जितने अच्छे तरीके से उसके पिता को जानकारी थी, और इसीलिए हर्ष ने जब से सब कुछ अपने हाथ में लिया तब से उसके पिता का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। और अब उसके पिता का वह बिजनेस जो कभी शहर में नंबर 1 हुआ करता था, सबसे नीचे आ गया। इसका कारण हर्ष को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हर्ष को ध्यान आया कि उसने कुछ समय पहले ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता के साथ काम करने वाले मैनेजर और अन्य कई लोगों को काम से निकाल दिया था, क्योंकि अब वह अपने तरीके से काम करना चाहता था और शायद इसीलिए अपनी गलती का उसे यह खामियाजा भुगतना पड़ा। इधर बहुरानी के शौक थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और इधर हर्ष मुसीबत में उलझा पड़ा था। लेकिन नम्रता को यह सब नहीं दिख रहा था। उसे तो बस अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी इज्जत बचाए रखनी थी, फिर चाहे उसका पति कहीं से भी उसके लिए पैसे लेकर आए। लेकिन जब बिजनेस में इतना घाटा होने लगा तो हर्ष ने अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि नम्रता, तुम खुद पर थोड़ा काबू करो। इतने खर्चे करोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और तुम्हारी यह लाइफ स्टाइल भी नहीं रहेगी। लेकिन नम्रता को यह बात समझ नहीं आ रही थी। जब आए दिन उन दोनों में इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे तो एक दिन नम्रता ने हर्ष से कहा कि अगर इतने ही खर्च बढ़ गए हैं तो तुम उस कुक को क्यों नहीं निकाल देते। उसकी सैलरी में जितने पैसे देते हो और घर पर यह 10-10 नौकर रखे हुए हैं। देखो हर्ष, मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। अब तो माँ जी धीरे धीरे बच्चों के सहारे पहले की तरह खुश रहने लगी हैं और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना तुम इस कुक को निकाल दो, फिर मुझे तुमसे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो पैसे तुम इस कुक को देते हो वह पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिया करना, मैं उन्हीं पैसों में एडजस्ट कर लूँगी। और साथ में यह जो घर में 4-4, 6-6 नौकर फालतू के लगा रखे हैं, झाड़ू के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, इन सब की क्या ही ज़रूरत है। घर में हैं ही कितने लोग, सारा काम यूं ही हो जाता है। पहले भी तो माँ जी सब काम संभाल लिया करती थी ना। पहले जहाँ 3 नौकरों में ही सारा काम चल जाता था, अब तुमने एक तो उसको बढ़ा लिया है कुक को, और ऊपर से 3 और नौकर तुमने फालतू में काम पर रख लिए हैं, जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ। मेरी बात मानो, यही सबसे अच्छा रहेगा। तुम्हारे लिए मैं कल ही उन सब लोगों को काम से निकाल देती हूँ।
मैं कल ही उन्हें मना कर दूंगी कि वे इस महीने के बाद वे लोग यहाँ ना आएं। हर्ष ने भी नम्रता से इस बारे में कोई बहस नहीं की और चुप हो गया, जिसका साफ मतलब था कि वह भी यही चाहता है, क्योंकि नम्रता के आगे तो उसका जोर चल नहीं रहा था और उसे पैसे तो बचाने भी थे। इसीलिए उसने नम्रता को वह कहने दिया जो वह कहना चाहती थी। अब अगले ही दिन नम्रता ने उन सभी नौकरों को काम से छुट्टी दे दी, जितने भी नौकर हर्ष ने अपने पिता की मृत्यु के बाद रखे थे। अब नम्रता ने अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, घर के काम करना तो वैसे भी आपको पसंद है, ऐसे में अगर 2 पैसे बच जाएं तो क्या ही बुराई है। वैसे भी आपके हाथ का खाना बच्चे बहुत मिस करते हैं और सच कहूँ तो मुझे भी इस कुक के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। आपके हाथों की बात ही कुछ और है। इस तरह से वह अपनी सास को बातों में ही पिघलाने लगी। करुणा जी समझ तो रही थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ठीक है बेटा, मैं खाना पीना खुद कर लिया करूँगी। इस तरह से नम्रता ने फिर से घर की जिम्मेदारियां अपनी सास के ऊपर सौंप दीं, जबकि पैसे बचाने के नाम पर वह केवल अपनी सास के खर्चों में कटौती करने लगी। यदि किसी त्योहार पर हर्ष सबके लिए कपड़े लेकर आता, तो अपने लिए 20-25 हज़ार के कपड़े और अपनी सास के लिए 500-600 रुपये के कपड़े लाना भी वह ज़्यादा समझती थी। अब तो यह बहुत आम हो गया था और अक्सर ही वह ऐसा ही करती। करुणा जी सब कुछ देख और समझ रही थी, लेकिन अपने बेटे बहू से कुछ कहना नहीं चाहती थी। सोचती थी कि जैसे भी है बस यही जीवन कटता रहे, और फिर बेटी बहू के अलावा उनका था ही कौन। इसीलिए अपने परिवार में हंसी खुशी रहकर अपना जीवन काट रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब नम्रता ने अपने यहाँ काम करने वाले उन नौकरों को भी काम से निकाल दिया, जो नौकर उनके यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे थे। अब उन नौकरों के निकलने पर हर्ष ने उनसे पूछा भी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बोली कि हर्ष, मैं तुमसे अपने खर्चे के पैसे नहीं मांग रही हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? घर के ही तो काम है, और फिर करना ही क्या होता है? कुछ भी हाथों से तो नहीं करना। वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर सकती हैं मम्मी जी। कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोने होते हैं, और खाना बनाने का शौक़ तो उन्हें है ही। जहाँ तक बात रही गार्डन की साफ सफाई की, तो वह रोज़ ना होकर मम्मी जी हफ्ते में कर दिया करेंगी। तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, और देखना तुम्हें प्राउड फील होगा कि कितनी समझदार बीवी मिली है तुम्हें। बस इस तरह से नम्रता ने अपनी सास की उनकी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल कर रख दिया। अब तो बेचारी करुणा जी को अपना जीवन भी किसी अभिशाप की तरह लगने लगा था, और लगता भी क्यों ना, इस उम्र में जब उन पर दुखों के इतने पहाड़ टूट चुके थे, जिसे अभी तक वह पूरी तरह से भुला नहीं पा रही थी कि उनकी बहू ने उन्हें इतने कामों में झोंक दिया। फिर भी वह सब कुछ अपने बच्चों के लिए हंसी खुशी बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब तो उनकी बहू ने हद ही पार कर दी। घर की कुक तो वह थी ही, अब तो उनकी बहू ने उन्हें माली भी बना दिया। उन्हें ही घर में झाड़ू पोछा करने वाली कामवाली बनाकर छोड़ दिया। नम्रता किसी काम में हाथ न लगाती। करुणा जी ने 1-2 बार अपनी बहू से कहा भी कि बेटा मेरी मदद कर दे, कमर में बहुत दर्द है, मुझसे झुका नहीं जाएगा। तो कहती कि मम्मी जी खड़े होकर वाइपर से पोछा लगा दीजिए, लेकिन मुझे मत कहिए। मैं हर हफ्ते वहाँ ब्यूटी पार्लर में इसीलिए नहीं जाती कि यहाँ झाड़ू पोछा करने में अपने मैनिक्योर के पैसे बर्बाद कर दूँ। किचन में मदद मांगने लगती तो कहती कि मम्मी जी मसालों की स्मेल से मुझे एलर्जी है। एक बार किचन में गई तो छींकते छींकते पागल हो जाऊंगी। हर चीज़ से उसे परेशानी थी। जब कई दिन कहने के बाद भी वह बहाने बनाती रही, तो अब करुणा जी ने कहना ही छोड़ दिया। बेचारी पूरे दिन कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में लगी रहती। इतने के बाद भी उनकी बहू का मन नहीं भर रहा था। जैसे कोई काम रह जाता तो उन्हें सुनाने लगती
कि माँ जी ऐसे कोई 10-15 लोगों का परिवार तो है नहीं कि आप काम भूल जाती हैं। 4 लोगों के परिवार में भी आप काम भूलने लगीं, फिर तो हो गया काम। अरे, अब परिवार में आप ही सबसे बुजुर्ग हैं, लेकिन देखो जिम्मेदारी ज़रा भी नहीं है। इन सब चीज़ों से करुणा जी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वह धीरे धीरे और बीमार होती जा रही थीं। उनका शरीर और कमज़ोर होता जा रहा था और उनकी मानसिक स्थिति कोई समझ नहीं पा रहा था। अपना घर होते हुए भी जैसे उनका कोई अपना नहीं था। हर्ष भी कभी माँ के पास आकर न बैठता। डाइनिंग टेबल पर कभी बैठ भी जाता तो उस वक्त उसकी माँ खाना परोसने में लगी रहती थीं और उसने बैठकर कभी उनसे बात करना उचित नहीं समझा। ऐसे ही समय बीतता रहा और धीरे धीरे बेचारी करुणा जी की तबीयत दिन पर दिन और गिरती चली गई और अब वे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगीं। आए तीसरे दिन बेहोश हो जातीं, अपनी सुध खो बैठीं। अपनी सास को इतना ज़्यादा बीमार होते हुए देखकर नम्रता ने अपने पति को समझाया कि हर्ष, एक तो हमारा बिजनेस पहले से ही इतना डाउन चल रहा है, ऊपर से माँ की दवाइयों के खर्चे देख रहे हो, और फिर पापा जी को सब लोग इतना अच्छे से जानते हैं कि तुम अगर इन्हें किसी ऐसे ही मामूली से हॉस्पिटल में लेकर गए तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, और इतने बड़े अस्पतालों में लेकर जाने के खर्चे, अरे बाप रे बाप। तुम्हें याद है पिछली बार भी तुम्हारी माँ जब पिछले हफ्ते भर्ती हुई थी तब भी पूरे 50,000 का बिल आया था। ऐसे में अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे क्या हम, या बस पूरी जिंदगी इन पर ही पैसे लुटाते रहने का इरादा है तुम्हारा? हर्ष ने नम्रता को कहा भी कि वह और क्या कर सकता है। जब उसकी माँ बीमार है तो उसे डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा ना। तो नम्रता ने उसे सुझाव दिया कि हर्ष, तुम एक काम क्यों नहीं करते, माँ जी को किसी वृद्धाश्रम छोड़ दो। हम उनसे मिलने महीने में एक बार मिलने के लिए चले जाया करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वह घर में अकेली महसूस करने लगी हैं और इसीलिए वह ज़्यादा बीमार रहने लगी हैं। अगर हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दें तो जितना उनकी दवाइयों का बिल है ना, उतने पैसे एक बार में जमा कराने होंगे बस, और हम जिंदगी भर के लिए मुक्त हो जाएंगे और माँ जी भी खुश रहेंगी। मेरा मतलब है कि वहाँ जाकर माँ जी खुद भी कितनी खुश रहेंगी ना। यहाँ तो घर पर बैठी बैठी बेचारी बोर होती रहती हैं और ज़्यादा किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। नम्रता की बात सुनकर हर्ष को भी लगा कि बात तो ठीक ही कह रही है। हर्ष ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश की कि माँ, क्या आपको इस घर में अकेलापन महसूस होता है? तो करुणा जी ने बस इतना ही कहा कि बेटा, जब मेरे पास कोई है ही नहीं मुझसे बातें करने को, तो मैं अकेली तो रहूँगी ही ना। करुणा जी को लगा कि शायद उनके बेटे को एहसास हुआ है कि उन्हें अपनी माँ को थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके बेटे को तो यह एहसास हो गया कि माँ अकेली हैं और इन्हें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए, और यही सोचकर वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए राज़ी हो गया। और इधर नम्रता, उसने अपने पति यानी हर्ष से कहा कि हर्ष, तुम माँ को कल सुबह ही वृद्धाश्रम छोड़ आना और इसके बारे में तुम जाकर उन्हें अभी इन्फॉर्म कर दो, ताकि उन्हें अपना सामान पैक करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी से सामान पैक कर लेंगी तो उनके लिए ही आसानी होगी। हर्ष ने जाकर अपनी माँ से बात की और उन्हें बता दिया कि वे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आना चाहता है। अपने बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम का नाम सुनकर मानो करुणा जी का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन वह अपना यह दुख किसी को बता नहीं सकती थी। जब उनके बेटे ने उन्हें खुद से दूर करने का निर्णय ले ही लिया था तो भला वे उसे अब क्या ही समझाती। यह फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी अपनी माँ से यह जानना नहीं चाहा कि वे वृद्धाश्रम जाना चाहती भी हैं या नहीं। बस उसने आकर उन्हें फैसला सुना दिया।
तो करुणा जी ने भी बिना कुछ कहे अपने बेटे का यह फैसला मान लिया और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर तू मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा ना? फिर तुझे मुझे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए ऐसा कर रहा है ना? अपनी माँ की यह बात सुनकर हर्ष ने अपनी माँ को प्यार से समझाया कि माँ, परेशान मत हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुमने ही तो कहा था कि तुम अकेली रहती हो और मन नहीं लगता। वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे बहुत लोग मिलेंगे और तुम चिंता मत करो। मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आने की कोशिश करूँगा और अगर हर हफ्ते ना आ सका तो महीने में एक बार मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। माँ, बस तुम अपना ख्याल रखना। मैंने नम्रता को कहा है कि वह शहर का सबसे अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढे आपके लिए। आप अपने कपड़े पैक रखना। मैं सुबह उससे एड्रेस पूछकर आपको छोड़ आऊँगा, ठीक है? अपनी माँ को समझाकर और सांत्वना देकर हर्ष वहाँ से चला गया। लेकिन करुणा जी को तो भला कहाँ चैन मिलने वाला था। जब उन्हें यह पता चला कि आज इस घर में उनका यह आखिरी दिन है, तो उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह घर जिसे उनके पति ने बड़े प्यार से बनाया, अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस घर की एक एक चीज को संजोया था, आज उसी घर से उनकी विदाई हो रही थी। लेकिन उनकी मौत के बाद नहीं, बल्कि उनके जीते जी उनके बेटे और बहू के कारण। पूरी रात वह बस यही सोच सोच कर रोती रहीं कि जाने कौन से पाप किए थे जो आज यह दिन देखना पड़ रहा है। अगले दिन सुबह करुणा जी ने सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार किया और बोली कि बेटा, आज मैंने सबकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, सब लोग खा लो। हर्ष जैसे ही पराठे खाने लगा तो नम्रता बोली, हर्ष, ये कितने ऑयली हैं, इतना अनहेल्दी खाना खाओगे तुम? इस पर हर्ष बोला, इट्स ओके नम्रता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कि तभी अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई करुणा जी बोली, बहू, खा लेने देना इसे मेरे हाथ के पराठे। शायद यह आज आखिरी बार मैं इसे खिला रही हूँ अपने सामने। पता नहीं जिंदगी में फिर यह मौका मिले भी या ना मिले। उन्हें रोता हुआ देखकर हर्ष ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि माँ, आप परेशान क्यों होती हैं? क्यों नहीं मिलेगा ऐसा मौका? मैं जब भी आपसे मिलने आऊँगा तब नम्रता आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाएगी और तब आप मुझे अपने हाथ से खिलाना, ठीक है? अब आप बैठिए और साथ में नाश्ता कीजिए। बच्चे भी यह सुनकर दुखी हो गए कि आज उनकी दादी इस घर से जा रही है और करुणा जी का पोता, वह तो उनसे लिपट लिपट कर रोने लगा कि दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। और पोती भी रोने लगी। लेकिन नम्रता ने तो तय कर लिया था और इसीलिए बच्चों से झूठ बोला कि दादी कहीं नहीं जा रही, तुम दोनों अपने स्कूल जाओ। बच्चों को यह कहकर स्कूल भेज दिया और उसके बाद हर्ष से बोली कि हर्ष, पैसे रख लिए ना? तो हर्ष बोला कि हाँ, पैसे तो रख लिए, लेकिन आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैसे ही पहले से इतना लॉस में चल रहा हूँ, इस मीटिंग को छोड़ नहीं सकता। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। वैसे तुमने मुझे अभी तक एड्रेस नहीं भेजा नम्रता। इस पर नम्रता बोली, एड्रेस अभी भेजती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ, तुम्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो तुम चले जाओ, मम्मी जी को मैं वृद्धाश्रम छोड़ देती हूँ और फिर अगले हफ्ते या अगले महीने जब हम इनसे मिलने के लिए जाएंगे तब तुम उस वृद्धाश्रम को भी देख लेना। हर्ष ने कहा कि ठीक है, तो फिर एक काम करो, यह लो 1,00,000 रुपए और इन्हें वहाँ जमा करके माँ का एडमिशन करवा के आना और अच्छे से समझा देना उन्हें कि अगर कोई परेशानी हो तो हमें फ़ोन करके बता दें। नम्रता तो पैसे देखते ही खुश हो गई। पिछले काफ़ी समय से उसने शॉपिंग जो नहीं की थी, इसीलिए वह इतनी खुश होने लगी। फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं मम्मी जी को छोड़ दूंगी, तुम जाओ। अब वह अपनी सास को लेकर घर से निकल पड़ी।
लेकिन रास्ते भर नम्रता यही सोचती रही कि अगर वह उस वृद्धाश्रम में अपनी सास को छोड़ती है तो वहां उसे सारे पैसे जमा करने होंगे, और फिर पैसों को देखकर उसके मन में जो लालच आया था वह यूं ही शांत होने वाला नहीं था। उसका बस चलता तो वह अपनी सास को सड़क पर छोड़कर चली जाती, लेकिन उसने सोचा कि हर्ष अपने काम में इतना व्यस्त है कि वह हाल फिलहाल तो समय निकाल नहीं पाएगा। और फिर उसके दिमाग में आया कि अगले ही महीने उसके बेटे का बर्थडे भी तो है, तो वह उन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे। इसीलिए उसने दिमाग लगाया और तुरंत गाड़ी को हाईवे के साइड में पार्क करके फ़ोन पर किसी से बात करने लगी और एक अन्य वृद्धाश्रम का पता निकलवाया। लेकिन उस वृद्धाश्रम में जाने के लिए केवल उन्हीं लोगों को आज्ञा थी जिनका इस दुनिया में कोई भी ना हो। अब नम्रता के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी गाड़ी को एक अनजान जगह, एक साधारण से आश्रम के बाहर ले जाकर रोक दिया और फिर उसने अपनी सास से गाड़ी से उतरने को कहा और कहा कि माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी इसी जगह पर उतर जाइए। दरअसल उस आश्रम में जगह खाली नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ही मुझे इस आश्रम के बारे में बताया है, लेकिन एक परेशानी है। बहू की बात सुनकर वे उसकी ओर देखने लगीं, तो वह बोली, माँ जी, दरअसल वहाँ पर आपको सबको यह बताना होगा कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इसीलिए आप इस वृद्धाश्रम में पहुँच गई हैं। अगर पूछे कि किसने बताया तो कह देना कि किसी अनजान ने बता दिया था, तो आप पता करते करते यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस पर करुणा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा, क्या मैं तुम लोगों पर इतनी भारी पड़ने लगी हूँ कि तुम लोग मुझे किसी भी कीमत पर घर से निकालना चाहते हो? अपनी सास की यह बात सुनकर अपने सिर पर हाथ रखकर गुस्से में अपने दांत पीसती हुई नम्रता बोली, आप फिर शुरू हो गईं। अरे यार, अब जब घर से निकल आए हैं और फिर वृद्धाश्रम में आपको छोड़ने का प्लान बन ही चुका है, तो अब मैं आपको वापस तो लेकर नहीं जा सकती ना। और फिर आपको यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मली जो भी चीज़ें जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। और फिर जब आपके बेटे को आपसे मिलना होगा तो वह आ जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ रही यहाँ। जैसे ही उस अच्छे वृद्धाश्रम में कमरा खाली हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। इतने कुछ दिनों के लिए यहाँ रह लीजिए बस। नम्रता के इतना कहने पर करुणा जी ने मना किया और बोली, बेटा, इतने वहाँ कमरा खाली नहीं होता, इतने मैं घर पर ही रह लूंगी। लेकिन नम्रता इस बात को बिल्कुल राजी ना हुई और अपनी सास का बैग गाड़ी से उठाकर उस वृद्धाश्रम के सामने फेंकती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, वरना अगर कोई यहाँ सामान उठाकर ले गया तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जाइए यहाँ से। और अपनी सास के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया। गाड़ी में बैठकर अपने शीशे बंद करके नम्रता ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। उसकी सास खिड़की के बाहर से उसे पुकारती रही, दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और अपनी गाड़ी लेकर तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल गई। घर आकर नम्रता ने आज सुकून की सांस ली। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास इस घर में नहीं थी, जिनके कारण उसे बंधा हुआ महसूस होता था, जो उसकी अय्याशियों को, फालतू की फिजूल खर्ची को लेकर हमेशा उसे टोकती रहती थीं। अब वह इंसान इस घर में नहीं था और बस नम्रता की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। नम्रता अपनी सास को वहाँ छोड़ने के बाद एकदम निश्चिंत हो गई और उनके बारे में बिल्कुल भूल ही गई। उसने अपने पति को भी झूठ कह दिया कि हाँ, वह अपनी सास का एडमिशन अच्छे से अच्छे वृद्धाश्रम में करवा कर आ गई है और वे लोग उनका बहुत ध्यान रखेंगे। हर्ष ने भी उसकी बात को सच मान लिया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि नम्रता, अगर काम के चलते मैं ध्यान न दे पाऊँ और माँ से मिलने ना जा पाऊँ तो तुम टाइम से उनके पास जाती रहना, और हाँ, मुझे भी याद दिला देना। मैं कैसे भी करके माँ के पास उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा।
नम्रता अच्छे से जानती थी कि नुकसान के चलते हर्ष काम में इतना बिजी है कि उसे किसी और चीज़ की सुध ही नहीं है। कई बार वह अपना खाना तक नहीं खाता, तो माँ से मिलने वह कहाँ जा पाएगा और कहाँ ध्यान रख पाएगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। हर्ष भी अपने बिजनेस पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसने अपना काम फिर से बढ़ाना शुरू किया और इसीलिए उसने नए नए क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। अब देखते ही देखते समय यूं ही निकलता रहा। ऐसे ही लगभग महीना भर बीत गया और अब नम्रता ने अपने पति को यह आइडिया दिया कि वह अच्छे से अपने बेटे की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करे और अपने शहर के ही एक अच्छे होटल में वह पार्टी अरेंज करे और वहां अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाए और अपनी कंपनी में जिस नए प्रोडक्ट को वह लॉन्च कर रहा है उस प्रोडक्ट को भी वहीं उस पार्टी में ही लॉन्च करे, तो एक साथ उसके कई काम हो जाएंगे। इससे हो सकता है उसे नए नए क्लाइंट्स भी मिलें। इसीलिए हर्ष भी इस बात के लिए राज़ी हो गया। हर्ष ने अब नम्रता को कहा भी कि नम्रता तुम एक काम करना, वृद्धाश्रम जाकर माँ से मिल आना और उन्हें बता देना कि वह अपने पोते के जन्मदिन पर घर आ जाएं और यहीं रहें पार्टी में, हमारे साथ ही चलेंगी वो यहाँ घर से। नम्रता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वह अपनी सास के पास तो गई नहीं, लेकिन अपने पति से झूठ कह दिया कि मैं माँ के पास हो आई हूँ और उन्हें बता भी दिया है। वह बहुत खुश थी और कह रही थी कि मैं पार्टी में आ जाऊंगी, मुझे लेने आने के लिए तुम दोनों बिल्कुल परेशान मत होना, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी। अब हर्ष अपनी माँ से मिल तो नहीं पाया, लेकिन उसने नम्रता से कहा कि नम्रता तुम कम से कम मेरी माँ से एक बार बात तो करा दो, ताकि मैं माँ को खुद से बताऊं कि मैं फिर से पापा की मेहनत, पापा के नाम को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं और इसकी शुरुआत इस पार्टी से होगी। अपनी सास का नाम सुनकर तो जैसे नम्रता का दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन फिर उसने हर्ष से अपनी सास की बात करा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो नम्रता ने अपनी सहेली की सास को यह सब बात करने के लिए कहा। उसने उनसे भी झूठ बोला और यह सब बातें कहने के लिए कहा। हर्ष को आवाज़ बदली हुई भी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे ज़ुकाम हो गया था, इसीलिए आवाज़ बदली हुई है। हर्ष ने भी मान लिया और बस अब हर्ष और नम्रता उसी पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। शाम को जब हर्ष अपने घर वापस लौटा तो हर्ष और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर अपने मेहमानों की लिस्ट बनाई और सबको इनवाइट किया। बस मुश्किल से 4-5 दिन में ही वह पार्टी थी। हर्ष और नम्रता ने अपनी तरफ से सब तैयारी कर ली और हर्ष ने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया हुआ था। अब नम्रता और हर्ष उस होटल में पहुंचे जहां उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी दी थी और वह जहां अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे। अब हर्ष मेहमानों के साथ साथ अपनी माँ का भी इंतज़ार कर रहा था और उसने नम्रता को कहा भी, लेकिन नम्रता ने उसके पूछने पर यह कह दिया कि हर्ष तुम्हें बाकी मेहमानों को देखना है, माँ जी ने कहा है तो आ ही जाएंगी, फ़िलहाल तुम्हारे लिए वह मेहमान बहुत ज़रूरी हैं जो मेहमान यहाँ आ रहे हैं। हर्ष भी उस मेन गेस्ट का इंतज़ार करने लगा। आधे से ज़्यादा मेहमान वहाँ आ चुके थे, केवल कुछ एक लोग ही आने के लिए रह गए थे। हर्ष जिन लोगों का इतनी देर से वेट कर रहा था, बस वे लोग भी आने ही वाले थे कि इतनी ही देर में गेट पर एक बहुत बड़ी सी कार आकर रुकी, जिसे देखते ही हर्ष समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे हर्ष कुछ दिन पहले अनजान बनकर मिला था। उस गाड़ी से पहले एक छोटी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर बाहर निकल कर आया और आकर उस बड़ी सी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उस गाड़ी में से एक लड़का, नमन, जो कि मुश्किल से 28-30 साल का रहा होगा, वह लड़का और उसके साथ उसके माता पिता थे। वह लड़का गाड़ी से उतरा और उसके साथ उसके माँ बाप भी गाड़ी से नीचे उतरे। सभी लोगों की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई थीं, क्योंकि इतनी देर से जिस इंसान का इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वह आ ही गया था। सब लोग गौर करके देख रहे थे कि आखिर वह कौन है
जिसके लिए हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नमन के माता पिता के उतरने के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपने माता पिता के साथ चलने को कहा। साथ ही उसने हाथ पकड़कर अन्य व्यक्ति को गाड़ी से उतारा, जिसे देखते ही नम्रता की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बढ़िया बनारसी साड़ी में ठाट बाट से आई हुई करुणा जी उसके सामने खड़ी थीं। गाड़ी से उतरी वह अन्य व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि करुणा जी ही थीं। अपनी माँ को नमन के साथ आया देखकर हर्ष भी चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। और इधर नम्रता, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया और बोली, इस बुढ़िया को तो उस वृद्धाश्रम में होना चाहिए था ना, फिर यह बुढ़िया भला यहाँ कैसे? मैंने तो इसे वहाँ छोड़ा था और यह यहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नम्रता खुद ही खुद बड़बड़ाने लगी। तब हर्ष उसके पास आया और बोला कि नम्रता, यह सब क्या है? माँ इन लोगों के साथ। इस बात पर वह कुछ न बोली, बस इतना कहती हुई उन मेहमानों के पीछे जाने लगी कि पहले पार्टी में आए हुए मेहमानों से मिलकर घर चलते हैं, घर जाकर सब बताती हूँ, फिलहाल कुछ मत पूछो। वह कुछ समझ नहीं पाया और इस वक्त चुपचाप बैठा रहा और नमन हर्ष के पास आकर उससे मिला और हर्ष ने भी नमन के आगे उस वक्त कुछ न कहा, पर वह जानना चाहता था कि उसकी माँ नमन के साथ कैसे, लेकिन सबके सामने पूछता कैसे। सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। नमन ने अब हर्ष से कहा कि सब लोग आ चुके हैं तो उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सबको बता देनी चाहिए, ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नमन की बात मानकर हर्ष ने भी सारी इन्फॉर्मेशन और अपने नए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लोगों को बता दिया। वह वहाँ उपस्थित लोग अपने आप में सभी वीआईपी थे। उन्होंने नमन की सारी बातें सुनी तो वह खुश हुए और उन्हें हर्ष का प्रोडक्ट अच्छा लगा। इस पार्टी में हर्ष को कई सारी डील भी मिली, लेकिन अब जब केक भी कट गया और पार्टी ख़त्म होने को आई तो नमन करुणा जी को अपने साथ लेकर जाने लगा। हर्ष ने नमन को परिवार सहित कुछ देर रुकने के लिए कहा और जब सब लोग वहाँ से चले गए तब नमन ने हर्ष से कहा कि मिस्टर नमन, यह कौन है? यह आपके साथ कैसे? तब यह बात सुनकर नमन का गुस्सा हर्ष के सामने आ गया और नमन बोला, क्यों, तुम्हें देखकर समझ नहीं आया कि यह कौन है और यहाँ कैसे हैं? यह सुनकर हर्ष चौंक गया। इस पर नमन ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ हर्ष, अगर मैं चाहता तो तुम्हें अभी के अभी ज़मीन में मिला देता। अगर मैं सब लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई बताता तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, लेकिन मुझे आंटी ने तुम्हारी कसम देकर रोक रखा था, इसीलिए मैं मजबूर था और अपने हाथ बांधे खड़ा रहा, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक जाने दिया जाए। अरे, जो औलाद अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती वह तो ज़मीन पर रहने के लायक भी नहीं है, ऊंचाइयों को छूना तो बहुत दूर की बात है। नमन की बातें सुनकर हर्ष चौंकता रहा और कहने लगा, सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और तार्किक बातें ही अच्छी लगती हैं। यह क्या तरीका है मुझसे बात करने का? इस पर नमन गुस्से में बोला, लॉजिक गया तेल लेने। मुझसे यह पूछ कैसे रहे हो कि यह कौन है? क्या तुम नहीं जानते? जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उसका चेहरा ही भूल गए? इस पर हर्ष बोला, मतलब सचमुच यह माँ ही है? हाँ हाँ, यह तुम्हारी माँ ही है। गुस्से में नमन ने हर्ष की बात को काटते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर यह तुम्हारी माँ है? अभी तो इस बात का अफसोस है मुझे कि क्यों यह तुम जैसे बेटे की माँ है। अरे, कैसे इंसान हो तुम? यहाँ तुम्हारी माँ बेचारी उस वृद्धाश्रम के बाहर खड़ी थी जहाँ सड़क चलते लाचारों की मदद की जाती है। अरे, यह वृद्धाश्रम और अन्य आश्रम इसीलिए होते हैं ताकि गरीब और असहायों की मदद हो सके, न कि तुम जैसे नालायकों के लिए जो अपने जीते जी अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दें। नमन की बातें सुनकर हर्ष अजीब तरीके से उसकी ओर देखता रहा और बोला कि कैसी बातें कर रहे हो? माना कि तुम मेरे बिजनेस को बढ़ाने में आगे मेरी मदद करोगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे।
इस पर नमन टेढ़ा टेढ़ा हंसता हुआ बोला, वाह, मतलब तुम जैसे लोग अपने माँ बाप के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। थोड़ी शर्म करो और उस ईश्वर से डरो, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा और तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हें भी कोई ऐसे ही सड़कों पर छोड़ आएगा। औलाद तो तुम्हारी भी है ना। हर्ष को नमन की बातें सुनकर इतना तो पता चल ही चुका था कि उसकी माँ नमन को किन परिस्थितियों में मिली होंगी, लेकिन फिर भी हर्ष ने नमन से कहा कि देखो नमन, मैं सचमुच नहीं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। मुझे सचमुच नहीं पता। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि माँ तुम्हें कहाँ और कैसे मिली? इतने में ही करुणा जी आगे आईं और बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल बताऊंगी। मैं खुद तुझे बताऊंगी। तेरे हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए था, बता मुझे। इस पर हर्ष बोला, माँ, आपको तो नम्रता ने शहर के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ा था ना, और अभी एक हफ्ते पहले आपने मुझसे बात भी की थी। फिर आप अचानक यहाँ इन लोगों के साथ। अपने बेटे की बात सुनकर करुणा जी बोली, कैसी कॉल और कौन सा वृद्धाश्रम बेटा? तुम्हारी पत्नी ने मुझे किसी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा, बल्कि यह तो मुझे यूं ही सड़कों पर छोड़ आई। ईश्वर का सहारा मिला, जो वक्त रहते मुझे यह मसीहा मिल गया। हर्ष ने अपनी माँ की बात सुनी तो वह थोड़ा परेशान हो गया और अपनी माँ को कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया और बोला, माँ, आप मुझे एकदम शांत होकर आराम से बताइए कि आखिर क्या हुआ। नम्रता ने मुझसे कहा था कि वह आपको वृद्धाश्रम छोड़ कर आएगी। मैंने वहाँ आपका एडमिशन कराने के लिए नम्रता को पैसे भी दिए थे, लेकिन उसी दिन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो इसीलिए मैं आपको छोड़ने नहीं जा पाया। लेकिन नम्रता को मैंने आपके साथ भेजा था ना माँ। उसके बाद क्या हुआ और आप कैसे वहाँ तक पहुँची, मुझे सब बताइए। हर्ष की बातें सुनकर उन्हें सब समझ आ गया कि यह सब जो भी किया है सब नम्रता ने खुद किया है। हर्ष को इस बारे में कुछ पता नहीं है। करुणा जी ने हर्ष को सब कुछ बताना शुरू किया कि बेटा, जब नम्रता मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने गई तो पता नहीं इसे रास्ते में क्या हुआ। यह वृद्धाश्रम के दरवाजे से ही गाड़ी वापस लौटाने लगी। फिर उसने फ़ोन पर किसी से बात की और उसने मुझे शहर से दूर बने एक छोटे से वृद्धाश्रम के बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी से उतारा और कहा कि मैं वहाँ जाकर यह कह दूँ कि मेरे परिवार में बेटा बहू कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन यह बोली कि जब दूसरे वृद्धाश्रम में जगह मिल जाएगी तो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, तब तक तुम यहाँ पर रहना। नम्रता तो इतना कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन जब मैं वृद्धाश्रम के अंदर गई तो वहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने आकर बता दिया कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह तो बहुत अमीर घर की है। अभी एक औरत इसको गाड़ी से छोड़ कर गई है और वह इसकी बहू थी। उसने वहाँ आकर सब कुछ सच बता दिया। तो उस वृद्धाश्रम के लोगों ने वहाँ मेरा एडमिशन लेने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं बाहर आई तो मैंने तुझे किसी से फ़ोन मांगकर फ़ोन भी किया था, लेकिन पहले तो तूने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब फ़ोन उठाया तो फ़ोन बहू ने उठाया और उसने मेरी आवाज़ पहचान कर भी फ़ोन काट दिया। कहा कि हर्ष का फ़ोन नहीं है, रॉन्ग नंबर है, जबकि मैंने बहू की आवाज़ भी पहचान ली। फिर भी उसने मना कर दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता न बचा। मैं वापस घर कैसे आ सकती थी? ऐसे ही मारी मारी फिर रही थी और अपना वह थैला लेकर सड़क पर यूं ही पैदल पैदल जा रही थी कि तभी मेरे पास से एक गाड़ी गुजरी। मैंने उधर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सीधी चलती रही। फिर तभी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उसमें से नमन और उसकी माँ अंजना उतरे, क्योंकि अंजना कोई और नहीं बल्कि मेरी बचपन की सहेली है और अंजना ने मुझे पहचान लिया और अपने साथ ले गई। बस इस तरह मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे पास से इन लोगों के पास तक पहुंची। यह सब बातें सुनकर हर्ष को नम्रता पर बहुत तेज गुस्सा आया और वह बहुत जोर से चिल्लाया। नम्रता जैसे ही उसके पास पहुंची
हर्ष ने बिना कुछ सोचे समझे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। नम्रता वहीं खड़ी की खड़ी उसे देखती रह गई। नमन और उसकी माँ ने आकर हर्ष को संभाला, लेकिन उस वक्त हर्ष इतने गुस्से में था कि अगर वे लोग बीच में ना आते तो पता नहीं वह नम्रता को क्या कर देता। उसने नम्रता को दुनिया भर की बातें सुनाई और कहा कि आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। नम्रता, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। खबरदार जो दोबारा मेरे घर की तरफ झांकने की कोशिश भी की तो। मैंने हर मुश्किल परिस्थिति में भी तुम्हारे ऐशो आराम को, तुम्हारी हर ख्वाहिश को सबसे ऊपर रखा, चाहे मुझ पर कितना भी कर्जा, कितनी भी मजबूरी हो मेरी। लेकिन मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा कि नम्रता तुम अपने खर्चे मत करो, अपने शौक मौज मत करो। हाँ, मैंने तुम्हारी फिजूल खर्ची कम करने के लिए ज़रूर कहा, लेकिन फिर भी कभी तुम पर इतनी बंदिशें तो नहीं लगाईं। और तुम मेरी ही माँ को सड़कों पर छोड़ आईं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? वह पैसे जो मैंने तुम्हें माँ का एडमिशन कराने के लिए दिए थे, वह पैसे कहाँ गए? बताओ नम्रता मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नम्रता डर के मारे कांपती हुई बोली, हर्ष, मुझे अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना था, तो वह पैसे वहाँ खर्च हो गए। नम्रता की यह बात सुनकर हर्ष को और ज़ोर से गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू किया और पूछा कि वह कॉल किसने की थी, किससे बात कराई तुमने मेरी? तो वह सच भी उसने उसे बता दिया कि कैसे एक बुजुर्ग को झूठ बोलकर उसने अपने पति को पागल बनाया और सास बनाकर उस बुजुर्ग महिला की बात अपने पति से करवाई। यह सब सुनकर उसने उसके गाल पर फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसे वहीं छोड़कर अपनी माँ को अपने साथ लेकर घर चला गया। इधर नम्रता जैसे ही कुछ देर बाद घर पहुंची तो हर्ष ने उसे घर से भी निकाल फेंका और अपनी माँ को अपने साथ पहले की तरह रखने लगा और पुराने सभी नौकरों को भी उसने वापस बुला लिया। अपनी माँ को पहले की तरह वह अच्छी जिंदगी देने लगा। लेकिन नम्रता जब अपने मायके पहुंची तो नम्रता के माता पिता को 1-2 दिन तो उसे अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर उन्हें अपनी बेटी ही बोझ लगने लगी। वह बार बार फ़ोन करके हर्ष को बुलाने लगे, लेकिन हर्ष ने नम्रता को अपने घर ले जाने से साफ मना कर दिया। और इधर नम्रता, जिसके मायके के हालात उसके ससुराल के मुकाबले कई गुना बदतर थे, उसे अपने मायके में एक एक दिन रुकना भारी पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ ना तो उसके शौक मौज पूरे हो रहे थे और ना ही उसे इतनी अच्छी ज़िंदगी मिल रही थी जैसी वह अपने ससुराल में जीती थी। अब तो बस वह किसी भी तरह हर्ष को मनाना चाहती थी ताकि वह उसे अपने साथ वापस ले जाए, लेकिन हर्ष किसी भी कीमत पर उसे वापस ले जाने को तैयार नहीं था। नम्रता बस उम्मीद से हर्ष को हर रोज़ फ़ोन करके मनाने की कोशिश करती कि वह उसे वापस लेकर जाएगा, लेकिन हर्ष ने उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं किया और उसके मायके में ही छोड़ दिया। उसकी गलती के लिए शायद यही सबसे अच्छी सज़ा थी। नम्रता ने अपनी सास के लिए जो गड्ढा खोदा, वह खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर गई। जिस सास को वह बुरी से बुरी ज़िंदगी देना चाहती थी, आज वह फिर से वापस अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और बहुत अच्छे से रह रही हैं। लेकिन उनकी बहू, जिसने अपनी सास के बुरे के लिए यह सब किया, वह अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है और एक एक चीज़ के लिए मोहताज है। ना अपनी मर्ज़ी का कुछ खा पी सकती है और ना ही अपनी मर्ज़ी के कपड़े खरीद पाती है, ना ही वह अपनी बाकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बल्कि दिन रात अपने माँ बाप और पड़ोसियों के ताने सुनते हुए खून के आंसू रोती रहती है और अपनी गलती की सज़ा भुगत रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।